बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आले साहिब बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। लॉ गेट की सीरीज़ हमारी स्टार्ट है और हमने QSO की पहले 2 वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। इंशाल्लाह आज की वीडियो में पूरी कोशिश की जाएगी कि पूरा का पूरा जो आपका 54 से लेकर 166 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो आज की वीडियो में कवर हो जाएं। बाकी अल्लाह ताला को पता कि एक वीडियो बनती है 2, कोशिश हमारी फुल होगी कि वीडियो की लेंथ अगर लंबी ना हो तो एक ही करेंगे। आपको टिप देनी है, वो टिप ये है कि टिप अगर आप पेपर में याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। टिप ये है कि आर्टिकल 18 से लेकर 69 तक, आर्टिकल 18 से 69 तक जो भी आर्टिकल आ जाए आपने बस ये क्या कहना है कि ये सब के सब रेलिवेंट है। 18 से 69 तक जो भी आर्टिकल आए आपने क्या कहना है, ये रेलिवेंट है, ये अपने जहन में बिठा लेना है। मगर हर वो आर्टिकल जो 18 से 69 के दरमियान है वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैं कब रेलिवेंट हूँ। अगर ये वाली बातें पूरी हो रही हैं तो मैं रेलिवेंट हूँ, ये बातें पूरी नहीं हो रही तो मैं रेलिवेंट नहीं हूँ। वो स्टोरी आपने याद रखनी है। तो क्या अगर वो स्टोरी पूरी करता है वो आर्टिकल तब वो रेलिवेंट है। तो अपने जहन में क्या बैठाएं, 18 से 69 तक जो है आर्टिकल ये सारे के सारे रेलिवेंट है मगर अपनी अगर लवाजमात को पूरा कर रहे हों। हम अब पढ़ रहे हैं 54 तक। 54 के अंदर ये कहा गया अगर किसी कोर्ट जो कंपिटेंट थी और उसने कोई फैसला दिया, लागैट में आपसे कहा कि कोर्ट पिछली कोर्ट कंपिटेंट थी, उसने कोई डिक्री आर्डर जजमेंट को फैसला दिया तो क्या वो रेलिवेंट है? आप कहेंगे रेलिवेंट है। फिर पूछ सकता है कि अगर वो कोर्ट कंपिटेंट थी, उसने कोई डिक्री वगैरह आर्डर पास किया तो क्या वो नए आने वाले ट्रायल को और नए आने वाले सूट को बार कर सकता है? आप कहेंगे बार कर देगा। बस 2 बातें कि वो रेलिवेंट होगा, कोर्ट अगर कंपिटेंट थी रेलिवेंट था, और वो आने वाले जो नया सूट होगा नया ट्रायल होगा उसको बार कर देगा। आपसे पूछ अगला है 55 कि अगर कोई कोर्ट किसी मामले के मुतालिक कोई हतमी फैसला दे, ठीक है, और वो फैसला जर्नल तौर पर दे, किसी से कोई हक छीन ले, किसी को कोई हक दे दे, किसी पे कोई हुक्म लागू कर दे, किसी से हुक्म को टाल दे, ठीक है, तो वो सारे के सारे रेलिवेंट होते हैं। आप कहेंगे रेलिवेंट है। किसी से हक छीन ले, हक किसी को दे दे, किसी पे हुक्म डाल दे, किसी पे हुक्म छीन ले, किसी को इंटाइटल्ड कर दे, किसी को अनइंटाइटल्ड कर दे, वो सारे के सारे रेलिवेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक आपसे कोई नुक्ता पूछ सकता है कि क्या जिस वक्त कोर्ट उसको किसी चीज़ का हुक्म, किसी कोई राइट उसको दे रही थी, किसी चीज़ का उसको हक दे रही थी, इंटाइटल्ड कर रही थी, तो उस वक्त हम क्या तसव्वुर करेंगे, क्या डीम करेंगे? तो आप कहेंगे जिस वक्त कोर्ट ने उसको इंटाइटल किया तो हम ये तसव्वुर करेंगे कि वो शख्स उस वक्त इंटाइटल्ड था तो उसको इंटाइटल्ड किया, हकदार था तो उसको हक दिया। फिर इसका उल्ट पूछेगा कि अगर किसी ने कोर्ट ने किसी को हक छीन लिया तो हम क्या डीम करेंगे? आप कहेंगे क्योंकि उस वक्त जिस टाइम कोर्ट ने उससे वो हक छीना तो वो शख्स उस वक्त उस चीज़ के लिए इंटाइटल्ड नहीं था, वो उसको हकदार नहीं था, तो कोर्ट ने उसका हक छीन लिया। 56 है, वो कहता है कि अगर कोई मामला पब्लिक मैटर हो, ठीक, पब्लिक मैटर मामला हो तो वो मामला जो है, और वो मामला 55 आर्टिकल ने बयान ना किया हो, पब्लिक मैटर हो 55 आर्टिकल ने बयान ना किया हो, वो मामला, वो हुक्म, वो डिग्री अवामी नोयत की हो, पब्लिक मैटर हो तो वो रेलिवेंट है। 55 ने उसको बयान नहीं किया, पब्लिक मैटर है तो वो रेलिवेंट है। मगर आपको यहाँ पे एक पूछ सकता है कि एक शख्स सवाल बना के देगा, एक शख्स ने अपनी कमर्शियल जायदाद को अपनी जायदाद को कमर्शियल साबित करने के लिए ये कहा कि मेरी जायदाद कमर्शियल है, उसके डॉक्यूमेंट भी आगे पेश कर दिए, लोगों की गवाहियाँ भी पेश कर दी, तो क्या उनकी बुनियाद पे कोर्ट उसको पक्का साबित समझ लेगी और आगे कोई मजीद कार्रवाई नहीं करेगी? तो आप कहेंगे कोर्ट कार्रवाई कर सकती है कि तुम जो कहते हो कि मेरी जायदाद जो है कमर्शियल है, तो कोर्ट उसके साथ जो इर्द गिर्द अटैच जायदादें हैं उनको उसके बारे के अंदर प्रूफ ले सकती है कि तुम बताओ तुम्हारी कमर्शियल है या नहीं। तो यहाँ पे क्या 56 में कहा जो 55 के तहत जो वाक़या बयान नहीं हुआ और वो वाक़या अगर पब्लिक मैटर है तो वो रेलिवेंट है, और कोर्ट उस रेलिवेंट मामले के बारे के अंदर एविडेंस ले सकती है, सबूत ले सकती है। आगे है 57 हमने पढ़ लिया। 57 कहा कि जो अभी तक 54 से 56 तक जो अभी तक हमने पढ़ा है, वो कहता है कि ये जो कोर्ट ने डिक्री आर्डर जजमेंट जो पास किया 54 से 56 तक, ये कब रेलिवेंट होंगे? आप कहेंगे सिर्फ 2 मामलों में रेलिवेंट होंगे, या तो वो फैक्ट इन इशू हो या वो रेलिवेंट हो।
54 से 56 तक कोर्ट ने जितनी भी डिग्री, ऑर्डर, जजमेंट पास किए वो तब रेलिवेंट होंगे या तो वो फैक्ट इन इशू हो या रेलिवेंट फैक्ट हो। आगे है हमारे पास 58, अगर कोई शख्स के फ्रॉड और कोलिजन इन ऑब्टेनिंग द जजमेंट और इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव्ड। इसमें यह कहा गया अगर कोई किसी शख्स ने कोई ऑर्डर, कोई जजमेंट, कोई डिग्री फ्रॉड के ज़रिए से, जबर के ज़रिए से हासिल की या कोर्ट कंपिटेंट नहीं थी उसको देने की, कोर्ट अथॉरिटी नहीं रखती थी कि उसको डिग्री को या उस जजमेंट को पास करे, उस ऑर्डर को पास करे, क्या हम उसको प्रूफ कर सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो उसको प्रूफ करना रेलिवेंट होगा, तो हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। आगे है 59, बड़ा अहम है, एक्सपर्ट ओपिनियन। आपसे पूछ सकता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन किसको कहते हैं? कि हर शख्स का नजरिया एक्सपर्ट ओपिनियन होगा? आप कहेंगे नहीं। लॉ गेट में पूछेगा हर शख्स का नजरिया एक्सपर्ट ओपिनियन होता, कहेंगे नहीं। वो एक्सपर्ट ओपिनियन कब है? जब या तो फॉरेन लॉ के मुतालिक हो, गैर मुल्की कानून के मुतालिक कोई नजरिया दे, या वो साइंस के मुतालिक नजरिया दे, कोई आर्ट्स के मुतालिक नजरिया दे, या किसी की आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, उसकी लिखाई के मुतालिक कोई नजरिया दे, या फिंगरप्रिंट के मुतालिक नजरिया दे। तो ये वाले जो नजरिए होंगे किसी स्किल्ड पर्सन के, बहुत माहिर शख्स के, या तो वो बाहर मुल्क के कानून के मुतालिक नजरिया हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, फिंगरप्रिंट के मुतालिक हो, हैंड राइटिंग के मुतालिक हो, और वो शख्स एक्सपर्ट हो, तो उसका नजरिया माना जाएगा, रेलिवेंट होगा। जबकि वो तीसरा शख्स है, मिसाल के तौर पर इस एक दरवाजे से, घर के दरवाजे से एक उंगली का निशान पाया गया, तो जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है उसके सामने जब लेके गए कि देखो ये चेक करो इस मुलजिम का है या नहीं, तो जब उसने चेक किया उसने कहा ये इसी का है, तो देखो वो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो है वो तो वाकई पे मौजूद नहीं था। फिर हम उसकी बात क्यों मान रहे हैं? क्यों? कि वो एक्सपर्ट है, उसकी बात जो है वो रेलिवेंट है। मगर LLB के अंदर हम जाके उसको पढ़ेंगे कि हाँ कोर्ट बाउंड नहीं है कि एक्सपर्ट ओपिनियन की बुनियाद को माने, वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मगर लॉ गेट के अंदर आप क्या कहेंगे कि एक्सपर्ट ओपिनियन का जो एक्सपर्ट ओपिनियन जो होता है, कोई माहिर शख्स का जो नज़रिया होता है वो रेलिवेंट होता है। अब है 60, उसमें यह कहा गया कि अगर कोई बात रेलिवेंट नहीं थी मगर वो बात एक्सपर्ट ओपिनियन को या तो स्ट्रॉन्ग कर दे, साबित कर दे, या एक्सपर्ट ओपिनियन के खिलाफ चली जाए, इनकंसिस्टेंट हो, तो वो रेलिवेंट बन जाती है। देखो अगर एक बात वैसे तो रेलिवेंट नहीं थी, उसका कोई केस से ताल्लुक नहीं था, मगर अगर वो बात एक्सपर्ट ओपिनियन के ये तो खिलाफ जारी हो या एक्सपर्ट ओपिनियन के सपोर्ट में जारी हो, तो वो रेलिवेंट है। मिसाल के तौर पर तमाम लोग ये कहते हैं कि इस शख्स ने कत्ल किया, और जब कत्ल किया तो देखा गया कि वो शख्स जो है वो राइट हैंडेड है, और एक्सपर्ट कहता है कि ये राइट हैंडेड शख्स का नहीं है, और एक्सपर्ट ये कहता है कि ये जो किसी शख्स ने मारा ये 6 फुट लंबा शख्स ने मारा है, और जो शख्स पकड़ा गया वो 4 फुट का है। तो देखो एक्सपर्ट ओपिनियन उसके खिलाफ कह रहा है ना, तो देखो वैसे ये बात रेलिवेंट नहीं थी, कद रेलिवेंट नहीं था, ठीक है, लेफ्ट हैंड रेलिवेंट नहीं था, मगर अब ये क्योंकि शक पैदा कर रहा है तो ये रेलिवेंट बन जाएगा। तो कोई चीज़ एक्सपर्ट ओपिनियन को या तो स्ट्रॉन्ग कर दे या उसके इनकंसिस्टेंट हो, या तो उसकी सपोर्ट में जाए उसके, या इनकंसिस्टेंट हो, तो वो रेलिवेंट बन जाती है। आगे ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलिवेंट। 61 कहता है कि सिर्फ एक्सपर्ट ही नहीं, आम शख्स भी जो किसी की लिखाई को जानता हो, आपसे लॉ गेट पूछेगा कि एक आम इंसान जो किसी शख्स की लिखाई से वाकिफ हो, तो क्या उसका भी नज़रिया रेलिवेंट होता? आप कहेंगे हाँ रेलिवेंट होता है। मेरा अगर क्लर्क मेरे बारे में जानता है कि हाँ ये आसिफ की लिखाई है, तो वो उसका नज़रिया रेलिवेंट हुआ। कोर्ट उससे पूछे कि तुम जानते हो कि ये राइटिंग इसी की? होगा हाँ मैं इसको जानता हूँ, अक्सर मेरे सामने इसी तरह बैठ के लिखते हैं, इसी अंदाज में लिखते हैं, ये सिग्नेचर इन्हीं के हैं, तो ये रेलिवेंट होगा। आपसे पूछेगा 62 के अंदर ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम। किसी आम लोगों के रस्म रिवाज के मुतालिक जो नज़रिया होगा वो भी रेलिवेंट होता है। एक शख्स किसी आम लोगों के रस्म रिवाज का कोई नज़रिया बताता है, वो रेलिवेंट है। मिसाल के तौर के ऊपर ये कहा गया कि इस गांव के जो लोग हैं हर जुमेरात कारोबार नहीं करते, वो अपने घरों में बैठ के इबादत करते हैं, तो ठीक है उसका नज़रिया रेलिवेंट है। या इस गांव के लोग जुमेरात वाले दिन ये वाला गांव पानी लेता है नहर से, जुमे वाले दिन ये वाला गांव पानी लेता है, तो ये एक नज़रिया है उनके मुतालिक, तो रेलिवेंट होगा। आगे पूछा जाएगा 63 के अंदर कि ओपिनियन एज टू यूसेजेस टेनेट्स व्हेन रेलिवेंट।
कब लोगों के अकीदे कब रेलिवेंट है, उनके रस्म व रिवाज कब रेलिवेंट हैं, और ये तो उन किसी लोगों का अकीदा, रस्म व रिवाज और ये कि ये इस इलाके में इस तहरीर को, इन लफ्ज़ों को ये माना जाता है, ठीक, तो ये वाली बातें रेलिवेंट होंगी। अगर कोई शख्स किसी लोगों के अकीदे को जानता हो, रस्म व रिवाज को जानता हो, या ये जानता हो कि ये लोग इस ज़ुबान को इस मतलब में लेते हैं, या इस ज़िले के लोग, इस डिस्ट्रिक्ट के लोग इस लफ्ज़ को इस मतलब में लेते हैं, तो उसकी बात रेलिवेंट होगी, मानी जाएगी। 64 है कि ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट। क्या रिश्तों के मुतालिक भी किसी के बंदे की गवाही रेलिवेंट होती है कि वो ये कहे कि मैं जानता हूँ कि ये इसकी बहन है, मैं जानता हूँ ये इसकी माँ है, हाँ ये रेलिवेंट है। मगर दो मामले आपसे लॉ गेट ने पूछेगा, कौन से ऐसे दो मामले हैं कि जब ये रेलिवेंट नहीं होगा? तो अगर डाइवोर्स एक्ट 1869, डाइवोर्स एक्ट 1869 और पीपीसी के सेक्शन 494 और 495, पीपीसी के सेक्शन 494, 495 और डाइवोर्स एक्ट 1869, इसके मुतालिक अगर वो कोई शख्स नज़रिया देता है तो इन दो कानूनों के मुताबिक जो है, और वो पक्का प्रूफ नहीं माना जाएगा, सफिशिएंट प्रूफ नहीं माना जाएगा। आपसे लॉ गेट पूछ सकता है कि डाइवोर्स एक्ट 1869 और सेक्शन 494, 495 जो पीपीसी की है, उसके तहत अगर कोई शख्स नज़रिया रिश्तों के मुतालिक देगा तो क्या वो सफिशिएंट प्रूफ माना जाएगा? बड़ा अहम है, तो आप कहेंगे सफिशिएंट प्रूफ नहीं माना जाएगा। आगे है हमारे पास 65 कि ग्राउंड ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट। एक शख्स ने जिस तजर्बों की बुनियाद पर, जिस ग्राउंड की बुनियाद पर नज़रिया दिया, तो क्या वो ग्राउंड भी रेलिवेंट होते हैं? हाँ, ग्राउंड भी रेलिवेंट है। एक शख्स ने तजर्बा करने की बुनियाद पर यह बात की कि इस तरह है, उसने तजर्बा किया और ये देखा कि इस तजर्बे की बुनियाद पे पता चला कि ये जहर इस नोयत का इस तरह दिया गया, तो वो तजर्बा भी रेलिवेंट होता है, ग्राउंड भी रेलिवेंट है। आगे 66 करैक्टर व्हेन रेलिवेंट, बड़ा अहम है। ये 66 से लेकर 69 तक अगर आ जाए तो ये करैक्टर से मुताल्लिक है। 66 में कहा कि सिविल मामलों के अंदर कोई करैक्टर रेलिवेंट नहीं होता, ठीक है, सिविल मामले में करैक्टर रेलिवेंट नहीं होता, गुड करैक्टर हो, बैड करैक्टर हो, सिविल मामलों में रेलिवेंट नहीं। हाँ, आपसे पूछ सकता लैगेट में उलझा कर आपसे कि सिविल मैटर के अंदर करैक्टर कब रेलिवेंट हो जाता है? वो रेलिवेंट तब होगा कि जब वो कि एक्सेप्ट करैक्टर अपीयर्ड बैड बाय अदर एविडेंस, अगर किसी दूसरे एविडेंस से उसका किरदार जो है वो बुरा साबित हो रहा है, तब सिविल में भी वो रेलिवेंट हो जाएगा। वैसे ही कह देने से सिविल के अंदर कोई बुरा किरदार, अच्छा किरदार रेलिवेंट नहीं होता। आगे है 67 इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड करैक्टर इज रेलिवेंट। क्रिमिनल मामलों में जो पिछला अच्छा करैक्टर है वो रेलिवेंट है। एक शख्स पकड़ा गया चोरी के इल्ज़ाम में, तो पिछला गुड करैक्टर, उसका वकील कहेगा कि सर ये शख्स का ना पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसने कभी पहले चोरी नहीं की, इसके खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ, ये इस पे झूठा इल्ज़ाम है, तो प्रीवियस गुड करैक्टर उसका रेलिवेंट होगा। तो अदालत देखेगी नहीं, इसने वाकई कभी कोई जुर्म नहीं किया, तो रेलिवेंट माना जाएगा। सिंपल वर्डिंग में सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, तो उसके अंदर बैड करैक्टर जो है वो रेलिवेंट नहीं होता, मगर क्रिमिनल केस में जो प्रीवियस गुड करैक्टर है, पिछला गुड करैक्टर है, वो रेलिवेंट होता है। ये आपने ध्यान में रखना है। 68 के अंदर कहा गया कि प्रीवियस बैड करैक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। प्रीवियस बैड जो करैक्टर है वो रेलिवेंट नहीं है मां सिवाय रिप्लाई के। एक शख्स का पिछला बुरा किरदार रेलिवेंट नहीं है, वो ये कहे ये तो फलां है फलां, वो रेलिवेंट नहीं है, मगर रिप्लाई में, रिप्लाई को ज़रा गौर से समझना। मिसाल के तौर के ऊपर मैं पकड़ा जाता हूँ चोरी के इल्ज़ाम के अंदर और मुझे कहा गया कि ये चोर है, मेरा वकील ये कहता जा रहा है और मैं ये कहता जा रहा हूँ कि मैं तो नेक हूँ, मस्जिद का इमाम हूँ, मैं तो फलां हूँ, मैं हज ज़कातें की हुई, ये फलां किया हुआ, मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं। अब मेरे जवाब में मुखालिफ वकील इन रिप्लाई में कह सकता है कि नहीं, इसके खिलाफ ये वाला मुकदमा था, इसके खिलाफ ये वाला मामला था, इसने यहाँ पे भी चोरी की, यहाँ पे भी इसने धोखे दिए, ये सारे के सारे फिर इन रिप्लाई के अंदर रेलिवेंट हो जाते हैं, वैसे रेलिवेंट नहीं होते। अब है हमारे पास यहाँ पर कि करैक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस, कि हर्जाना के दावा देते वक्त एक जो चीज़ होती है कि वो रेलिवेंट होती है या नहीं होती। हाँ, अगर कोई अदालत किसी शख्स के ऊपर जो कोई जुर्माना, डैमेजेस का, पैसों से रिलेटेड कोई उस पर जुर्माना ऐड करना चाहती है, तो तब उसका करैक्टर रेलिवेंट होगा। मिसाल के तौर के ऊपर कोर्ट ये देखेगी कि इस शख्स ये इससे हर्जाना मांग रहा है, डैमेजेस का इसने दावा किया,
तो कोर्ट देखेगी कि ये चीज़ तो नहीं कि ये हर शख्स के ऊपर इस तरह करता हो, क्या पता इसका पेशा ही ये हो कि लोगों को जानबूझ के केस में इन्वॉल्व करता है और फिर उनसे जो है ये डैमेजेस लेता है, हर्जाने लेता रहता है। तो कोर्ट उसको देखेगी, उसका पिछला करैक्टर रेलिवेंट माना जाएगा, देखा जाएगा। अब है हमारे पास ऑफ ओरल एविडेंस। चैप्टर हमारा 4 स्टार्ट हो गया, ऑफ ओरल एविडेंस, जुबानी एविडेंस क्या होगा। आर्टिकल 17 में क्या बताता है? आर्टिकल 17 बताता है कि सिर्फ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के अलावा जो डॉक्यूमेंट की जो तहरीर है उसको तो सिर्फ तहरीर से साबित किया जाता है। उस कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के अलावा बाकी तमाम मामलों में आपकी ज़बानी शहादत ली जा सकती है। बस क्या याद रखना है, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के अलावा बाकी तमाम मामलों में आपकी ज़बानी शहादत ली जा सकती है। 71 कहता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। जो ऊपर कहा कि ज़बानी शहादत ली जा सकती है, तो 71 कहता है कि वो जो ओरल एविडेंस हो वो मस्ट बी डायरेक्ट, वो डायरेक्ट होना चाहिए। अगर एक वाकया किसी का देखने से ताल्लुक़ रखता है तो वो इस शख्स के मैंने अपनी आंख से देखा। एक वाकया अगर सुनने से ताल्लुक़ रखता है तो वो इस शख्स के मैंने खुद सुना, ये नहीं कि किसी दूसरे ने सुना। एक चीज़ महसूस करने से ताल्लुक़ रखती है, जैसे कोई किसी ने कुछ सूंघा कि यहाँ पर जो था कोई धमाका खेज मवाद था, कोई सुई गैस थी, कोई ऐसा कोई चीज़ था, तो वो शख्स के मैंने यहाँ पे खुशबू सूंघी थी, इसकी स्मेल सूंघी थी। तो यानी ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। आपको यहाँ पे एक प्रोविज़न वो देता है कि अगर माहिर फोत हो जाए या लापता हो जाए, अगर एक शख्स ने कोई माहिर था, एक्सपर्ट था, उसने कोई अपना नज़रिया लिखा हो, वो नज़रिया उसने किसी किताब में लिखा और वो किताब पब्लिश के लिए आम लोगों के सेल के लिए थी, तो क्या हम उसकी किताब के उस नज़रिए को ले सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं? हाँ, आप उसको ले सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो ये कहता है कि अगर कोई दस्तावेज नहीं थी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, आपको ये लॉ गेट में उलझा के पूछ सकता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो नहीं, मगर कोर्ट के पास मटेरियल एविडेंस को पेश किया जाता है, तो कोर्ट क्या उस मटेरियल एविडेंस को इंस्पेक्ट कर सकती है? तो आपको लिखेंगे मे इंस्पेक्ट। मे का है शेल नहीं, ज़रूरी नहीं कि कोर्ट उसको इंस्पेक्ट करेगी, उसको मुलायजा करेगी। तो मे इंस्पेक्ट, कोई मटेरियल एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किया जाता है जो दस्तावेजी नहीं है, तो कोर्ट उसको इंस्पेक्ट कर सकती है। मे इंस्पेक्ट का लफ्ज़ लिखना, शेल इंस्पेक्ट नहीं आएगा। इसके अगली प्रोविजन है शहादत अलल शहादा। ये क्या होता है? इसमें थोड़े से 2-3 पॉइंट अहम है। शहादत अलल शहादा का मतलब ये है कि अगर एक शख्स फॉर एग्जांपल कनाडा में बैठा है, वो माजूर है, बहुत बीमार है, मगर उसकी गवाही केस में पाकिस्तान में बहुत अहम है, तो अब कोर्ट क्या करे? तो शहादत अलल शहादा के ज़रिए उसकी गवाही ली जा सकती है कि अगर कोई 2 शख्स वहाँ से पाकिस्तान आ रहे हैं, तो वो उन 2 शख्सों को कोर्ट उनकी जिम्मेदारी लगा दे कि आप इससे गवाही लेकर आओ कि ये क्या कहता है। वो उन 2 शख्सों की मौजूदगी के अंदर जो गवाही दे देगा, तो वो जो गवाही होगी वो रेलिवेंट होगी, वो मानी जाएगी, तो उसकी गवाही, तो उसको शहादत अलल शहादा कहेंगे। अब यहाँ से आपसे एक सवाल पूछ सकता है लॉ गेट में, शहादत अल शहादा में कम अज़ कम कितने गवाह हों? कम अज़ कम 2 गवाह हों। फिर पूछ सकता है कि शहादत अल शहादा किस केस पे लागू नहीं होता? आप कहेंगे हदूद के अलावा सब पे लागू हो सकता है, हदूद केस में लागू नहीं होता। आगे हमारा 5वां चैप्टर शुरू हो जाता है जो है ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये है आर्टिकल 72। ठीक है, आर्टिकल, अगर मेरे दरमियान में मुंह से कभी सेक्शन निकल गया हो QSO में तो सॉरी, क्योंकि ये आर्टिकल हैं, क्योंकि बार बार PPC पढ़ाई थी तो उसमें सारे सेक्शन चलते हैं, तो CRPC में भी सेक्शन है, CPC में भी सेक्शन है, PPC में भी सेक्शन है, तो जो ये ऑर्डर है इसमें आर्टिकल है, तो इसलिए आर्टिकल है। तो आर्टिकल 72 क्या कहता है कि प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो तहरीर है, उसको हम किस तरीके से साबित कर सकते हैं? अब आपको यहाँ से लॉ गेट में उलझाकर पूछेगा, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ओनली मे बी ओनली प्रूव्ड बाय ए प्राइमरी डॉक्यूमेंट ओनली। तो कंटेंट ऑफ जो डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ प्राइमरी डॉक्यूमेंट से ही प्रूफ किया जा सकता है। नहीं, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी दस्तावेज़ का जो मादा होता है, दस्तावेज़ का जो मतन होता है, जो तहरीर होती है, उसको हम प्राइमरी डॉक्यूमेंट से भी साबित कर सकते हैं, सेकेंडरी से भी साबित कर सकते हैं। बेहतर ये होगा जब प्राइमरी डॉक्यूमेंट, अगर आपको लॉ गेट में पूछ सकता है, अगर प्राइमरी डॉक्यूमेंट मौजूद है तो क्या सेकेंडरी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते? फिर नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर प्राइमरी नहीं है
मिसाल के तौर पर मेरी ज़मीन की असल रजिस्ट्री मेरे पास मौजूद है तो मैं उसकी फ़ोटो कापी अब जमा नहीं कराऊंगा। हाँ, मेरी असल रजिस्ट्री गुम हो गई तब उसकी जगह पे मैं फ़ोटो कापी जमा कराऊंगा, मगर मुझे प्रूफ करना पड़ेगा मेरे पास असल गुम हुई और मेरा उसमें कसूर नहीं था, मैंने जानबूझ के उलझाने के लिए इस तरह नहीं किया। तो 72 क्या कहता है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के जरिए प्रूफ किए जा सकते हैं। 73 क्या कहता है कि प्राइमरी एविडेंस किसको कहते हैं, बड़ा ही कीमती है कि प्राइमरी एविडेंस किसको कहते हैं। डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइमरी एविडेंस, जो डॉक्यूमेंट खुद होता है वो प्राइमरी एविडेंस कहलाता है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन देता है कि डॉक्यूमेंट इन सेवरल पार्ट, क्या वो प्राइमरी एविडेंस होंगे? हाँ, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जो सेवरल पार्ट में हो। मेरी अगर कोई तहरीर है, दस्तावेज है, वो 5-6 सफ़ों पे लिखी है, सेवरल पार्ट में लिखी है, तो वो सब के सब प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे। फिर आपसे पूछ सकता है कि जो काउंटर पार्ट के अंदर बने हो, ठीक है, जो काउंटर पार्ट के अंदर बने हो तो वो क्या होगा? तो आपके जो काउंटर पार्ट में बने हो वो भी प्राइमरी डॉक्यूमेंट होंगे। अगला आपसे अगली एक्सप्लेनेशन है कि अगर जो एक अमल से कोई चीज तैयार की गई हो, ए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, गौर से सुने, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑल आर मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, ईच इज ए प्राइमरी डॉक्यूमेंट। प्राइमरी एविडेंस हर वो चीज के जो एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनी हो, वो प्रिंटेड के जरिए से, लिथोग्राफी के जरिए से और फोटोग्राफी के जरिए से बनी। लिथोग्राफी क्या होती है, ये हम LLB में जाके पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, कि जिस तरह पहले सांचे बनाए जाते थे, उसके अंदर क्या नाम है, बैनर वगैरह बनाए जाते थे वो, क्योंकि लॉ गेट में सिर्फ वो चीज़ पढ़ा रहे जो आपका जहन उलझाए ना, सिर्फ टू दी पॉइंट आपको बताएं ताकि आपका जहन फ्रेश भी रहे और आपको सिर्फ टू दी पॉइंट याद रहे। तो प्राइमरी एविडेंस किसको कहते हैं? जो डॉक्यूमेंट खुद इटसेल्फ जो होता है, अपने आप जो डॉक्यूमेंट होता है, जो असल रजिस्ट्री वो खुद इटसेल्फ प्राइमरी डॉक्यूमेंट। फिर उसके अलावा को जो यूनिफॉर्म प्रोसेस के जरिए से बनाया गया हो, ठीक है, वो यूनिफॉर्म प्रोसेस के जरिए से, प्रिंटेड के जरिए से, लिथोग्राफी के जरिए से, फोटोग्राफी के जरिए से बनाया, वो सारे के सारे क्या है, वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट। फिर जो काउंटर पार्ट के अंदर हो वो भी प्राइमरी डॉक्यूमेंट होते हैं। आगे सेकेंडरी डॉक्यूमेंट 74 कहता है सेकेंडरी डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं? सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कहेंगे पहला है सर्टिफाइड कॉपी, कि असल की जो नकल होती है और उसकी सर्टिफिकेट साथ लगाकर, जिसको हस्ब ज़ाब्ता कहते हैं, वो कॉपी यानी सर्टिफाइड कॉपी जो होती है ये सेकेंडरी एविडेंस होगी। फिर है कॉपी मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस याद रखना, मैकेनिकल प्रोसेस वो है यूनिफॉर्म प्रोसेस, ये है मैकेनिकल प्रोसेस। फर्क याद रखना, अगर मैकेनिकल प्रोसेस आएगा तो आपका मतलब है ये सेकेंडरी एविडेंस है। यूनिफॉर्म प्रोसेस आ रहा है तो वो हमारे पास क्या है, वो है प्राइमरी एविडेंस। तो मैकेनिकल प्रोसेस का सिंपल वर्ड है जो फोटो कॉपी की जो मशीनें होती हैं, मैकेनिकल प्रोसेस है। तो सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है, सेकेंडरी एविडेंस। फोटो कॉपी की जो होती है मैकेनिकल प्रोसेस, सेकेंडरी एविडेंस। जो किसी ओरिजिनल की कंपेयर करके, मवाजना करके बनाई जाती है, मेरी इस किताब को हू बहु इस तरह लिखा जाए, इसको देखकर, तो ये भी सेकेंडरी कॉपी कहलाएगी, सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी। काउंटर पार्ट जो होंगे, अब यहाँ पे एक लफ्ज याद रखना, काउंटर पार्ट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। ये लफ्ज याद रखना कि काउंटर पार्ट जो पार्टी एग्जीक्यूट ना करे तो सेकेंडरी एविडेंस, अगर उसको एग्जीक्यूट कर दे तो प्राइमरी एविडेंस। देखो, काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। काउंटर पार्ट वो पार्टी जो एग्जीक्यूट ना करे, ठीक है, जो लागू ना करे, एग्जीक्यूट ना करे, तो क्या होगा, सेकेंडरी एविडेंस। अगर यही काउंटर पार्ट आपको उलझा कर दे देगा, यही काउंटर पार्ट अगर पार्टी जो है एग्जीक्यूट करे तो प्राइमरी एविडेंस होगा उसके लिए। आगे है कि ओरल एविडेंस। अगर कोई शख्स ये कि मैंने अपनी आंख से ही चीज देखी थी, ये तहरीर मैंने अपनी आंख से देखी, तो उसका ओरल एविडेंस भी सेकेंडरी एविडेंस में माना जाता है। तो सेकेंडरी एविडेंस के अंदर क्या माना जाएगा, कोई सर्टिफाइड कॉपी होगी, कोई मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए से बनी होगी, कोई कंपेयर्ड कॉपी बनाई गई होगी, देख के बनाई गई होगी। फिर काउंटर पार्ट दैट नॉट एग्जीक्यूट बाय पार्टी, जो पार्टी उसको एग्जीक्यूट नहीं करती वो सेकेंडरी कॉपी होगी। और जो किसी ने अपनी आंखों से देखी उसके मुताबिक उसका कोई ओरल बयान हो, ओरल अकाउंट हो, वो भी सेकेंडरी एविडेंस होगा। अब नंबर 75, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस। कहता बेस्ट तरीका क्या है, आपसे कहेंगे बेस्ट वे क्या है कोई डॉक्यूमेंट जमा कराने का। आप कहेंगे बेस्ट तरीका ये है कि उसका प्राइमरी एविडेंस जमा कराया। अगर प्राइमरी एविडेंस जमा नहीं करवा सकते, कोई मजबूरी है, तो सेकेंडरी एविडेंस होगा। अब 76 हमें बता रहा है कि वो कौन से केसेस हैं कि जब हम प्राइमरी एविडेंस जमा नहीं करवाते तो सेकेंडरी एविडेंस हम जमा करवा सकते हैं।
पहला केस ये है 76 में, वो ये कहता है कि अगर प्राइमरी एविडेंस उस इंसान की पोजेशन में हो, उसके कब्जे में हो जो हमारी मुखालिफ पार्टी है, जो हमारे अगेंस्ट पार्टी और हमें दे ही नहीं रही, तो हम सेकेंडरी एविडेंस जमा करा सकते हैं। नंबर 2 कि अगर एडमिटेड इन राइटिंग बाय अगेंस्ट पार्टी, एडवर्स पार्टी, अगर जो मुखालिफ पार्टी है वो खुद तहरीरी तौर पर मान ले कि हाँ ये वाले जो डॉक्यूमेंट हैं ये प्राइमरी जो है वो उसको एडमिट कर ले कि हाँ ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है, तो वो क्या होगा, हम सेकेंडरी एविडेंस वहाँ पे जमा करा सकते हैं। तीसरा केस ये है, पहला ये था कि अगर एडवर्स पार्टी के, मुखालिफ पार्टी के कब्जे में हो या मुखालिफ पार्टी मान ले, तब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी एविडेंस जमा करवा सकते हैं कि वो कहते हैं ठीक है सेकेंडरी एविडेंस जमा करा दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो हम जमा करवा सकते हैं। तीसरा है कि प्राइमरी एविडेंस लॉस्ट हो गए, गुम हो गए। अब आपको यहाँ लॉ गेट में उलझाएगा, अगर जो प्राइमरी एविडेंस लॉस्ट हुए हैं और वो उस पार्टी का अपना कसूर है जो प्राइमरी एविडेंस जमा, जो सेकेंडरी एविडेंस जमा कराना चाहते, तो आप कहेंगे नहीं उसका अपना कोई कसूर नहीं था और फिर वो प्राइमरी एविडेंस जो गायब हुए तब जो है वो जमा करा सकते हैं। अगली कंडीशन ये है कि प्राइमरी एविडेंस बहुत बल्कि हो, बहुत भारी हो, ठीक है, तब भी आप सेकेंडरी एविडेंस जमा करा सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहाड़ पर कोई चीज़ लिखी गई है, वो बहुत बल्कि चीज़ है पहाड़, तो अब आप क्या करेंगे, उसका फोटो कापी बनाकर, उसको कोई फोटो खींच के उसकी कोई माइक्रोफिल्म बनाकर पेश कर सकते हैं। तीसरा है कि अगला है कि नो मूवेबल, अगर कोई चीज़ हरकत नहीं कर सकती तब भी आप सेकेंडरी एविडेंस जमा करा सकते हैं। फिर अगर कोई चीज़ पब्लिक हो, पब्लिक नेचर की हो, तो उसका पब्लिक सर्टिफिकेट भी हम जमा करा सकते हैं। फिर सर्टिफाइड कॉपी जो है उसका भी हम क्या नाम है, बतौर सेकेंडरी एविडेंस जमा करा सकते हैं। फिर न्यूमरस इन अकाउंट हो, अगर एक डॉक्यूमेंट इतना ज़्यादा तादाद के अंदर हो कि कोर्ट में उसका लेके आना ही नामुमकिन हो, तब हम उसका सेकेंडरी एविडेंस जमा करा सकते हैं। और फिर जुडिशियल जो प्रोसेस होते हैं, कि जो अदालती कार्रवाइयाँ होती हैं, उनका आपको हमेशा तकरीबन सेकेंडरी एविडेंस ही आपको मिलता है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी मिलती है। तो सर्टिफाइड कॉपी हम कब कब जमा करा सकते हैं, या तो प्राइमरी जो है मुखालिफ पार्टी के कब्जे में हो, या मुखालिफ पार्टी एडमिट कर ले, राइटिंग के अंदर लिख कर कह दे ठीक है ये जमा करा दें, या प्राइमरी जो है डिस्ट्रॉय हो गया हो, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, ख़त्म हो गया हो, या बल्कि हो, बहुत वजनी हो, या नॉन मूवेबल हो, हरकत ही ना कर सकता हो, या पब्लिक सर्टिफाइड कॉपी हो, या न्यूमरस इन अकाउंट हो के बहुत ज़्यादा तादाद में हो कि अदालत में लेकर आना नामुमकिन हो, या जुडिशियल प्रोसेस हो, तब हम उसको उसमें जमा करा सकते हैं। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 90 से लेकर आर्टिकल जो 101 तक है वो सारा है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के हिसाब से डॉक्यूमेंट को लेकर जो कोर्ट है वो क्या मानेगी, क्या तसव्वुर करेगी, क्या सोचेगी, ठीक है। 90 आर्टिकल से लेकर, अब ये जहन में याद रखें, 90 आर्टिकल से लेकर आर्टिकल 95 तक, 90 से 95 तक जितने आर्टिकल हैं यहाँ पे शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा कि कोर्ट ज़रूर मानेगी। 90 से 95 तक शेल, और आगे है जो 99 वाला आर्टिकल है, 90 से 95 और 99 में शेल का लफ्ज़ है, बाकी में मे का है। तो 90 में क्या कहती है कोर्ट, क्या कहती है कि प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, जो सर्टिफाइड कॉपी होंगी कोर्ट उसको शेल ज़रूर मानेगी कि वो जेन्युइन है। 90 का बताता है जो सर्टिफाइड कॉपी है कोर्ट उसको जेन्युइन मान लेगी। 91 का कहता है कि प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, जो रिकॉर्ड, तमाम जो रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे, ठीक है, तो वो अगर वो तमाम लवाजमात पूरे करके पेश किए गए हैं तो कोर्ट क्या मानेगी, शेल के तौर पर उनको जेन्युइन मान लेगी। 92 के अंदर ये कहा गया कि दस्तावेज़ की निस्बत, जो कानून दस्तावेज़ की सेहत की निस्बत क्यास जो कि कानून के तहत रखे गए हों उसे जेन्युइन मानेगी। कि कोर्ट क्या करेगी कि प्रिजम्पशन एज टू द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट कीप्ड अंडर एनी लॉ, किसी कानून के तहत अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी जगह पे रखा गया था, कीप्ट किया गया था, तो कोर्ट 92 के तहत भी शेल के तौर पर उसको जेन्युइन, उसको असल मानेगी, यानी उसको सही मानेगी। उसके बाद है कि 93 प्रिजम्पशन एज टू मैप और प्लान मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, अगर कोई नक्शे, कोई प्लान वगैरह गवर्नमेंट के अंडर में हो तो कोर्ट शेल के साथ है, अगर गवर्नमेंट के अंडर में ना हो तो मे के साथ। तो गवर्नमेंट के, अगर गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर कोई नक्शे, कोई प्लान वगैरह बनाए हैं
तो कोर्ट उनको प्रिजम्पशन क्या करेगी कि उनको दुरुस्त मानेगी, जेन्युइन मान लेगी। 94 है कि प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉ एंड रिपोर्ट ऑफ डिसीजन, अदालती जो फैसले होंगे कोर्ट उसको भी शेल के साथ, ठीक है, शेल के साथ जेन्युइन मानेगी। 95 प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी, जो पावर ऑफ अटॉर्नी हर तरह के मुख्तियार नामे अगर किसी नोटेरी पब्लिक के ज़रिए से तस्दीक किए गए हों, ठीक है, यानी लीगल अथॉरिटी के ज़रिए से तस्दीक किए गए हों, कोर्ट के ज़रिए तस्दीक किए गए हों, मजिस्ट्रेट के ज़रिए, पाकिस्तान कौंसल के ज़रिए से या वाइस कौंसल के ज़रिए से, तो कोर्ट शेल के साथ प्रिज्यूम करेगी कि ये जेन्युइन है। अब 96 में मे के साथ शुरू हो जाता है प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, जो गैर मुल्की जुडिशियल रिकॉर्ड की जो सर्टिफाइड कॉपी है तो कोर्ट उसको मे के साथ जेन्युइन मानती है, कि मान सकती, उसको जेन्युइन मान सकती कोर्ट, ठीक। 97 के अंदर ये कहा कि आपको कि प्रिजम्पशन एज टू बुक मैप और चार्ट, कि जो प्रिजम्पशन जो है बुक मैप चार्ट वगैरह इसको भी मे के साथ, देखो ऊपर जो था 93 में और 97 में फ़र्क है। 93 में जो मैप और प्लान वगैरह थे वो क्या थे, गवर्नमेंट के अंडर में थे। यहाँ पर है मैप और चार्ट वगैरह, बुक वगैरह जो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, मगर हाँ वो पब्लिश किए गए हो, पब्लिश एक्ट के ज़रिए पब्लिश किए गए हो, तो उनको भी कोर्ट क्या करेगी, मे के तौर के ऊपर क्या करेगी, उसको मान लेगी। आगे है 98 प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेज, टेलीग्राफिक मैसेज के अंदर क्या, जो टेलीग्राफिक मैसेज होंगे तो कोर्ट उसको भी मे के साथ जेन्युइन क्यास कर लेगी, ठीक है। मगर जिसने तशहीर किया होगा, ठीक है, जिसने उस मैसेज को जो है तशहीर किया होगा, डिलीवर्ड किया होगा, उसके मुताबिक कोर्ट उसको नहीं मानेगी। उस मैसेज को डिलीवर्ड, ये बड़ा अहम है, मैसेज को डिलीवर्ड करने वाले को कोर्ट उसके मुताबिक प्रिजम्पशन नहीं मानेगी। हम मैसेज जो टेलीग्राफिक मैसेज होगा उसके मुताबिक कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि हाँ ये है, उसको दुरुस्त मानेगी। 99 है प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के पास जो लाया गया वो बाज़ाब्ता तस्दीक और मोहर के बाद लाया गया, तो कोर्ट क्या कहेगी कि हाँ ये एग्जीक्यूट, उसको एग्जीक्यूट कर लेगी, उसको क्या करेगी, उसको प्रिजम्पशन के तौर पर उसको मान लेगी कि ये जेन्युइन है, परफेक्ट उसको मान लेगी। 100 में है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड, अगर कोई डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है तो मे के साथ कोर्ट क्या करेगी, उस डॉक्यूमेंट को जेन्युइन मान लेगी। और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड, यह 100 और 101 में फ़र्क है। 100 में है 30 साल डॉक्यूमेंट पुराना है, सर्टिफाइड जो 30 साल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है 30 साल पुराना, तो कोर्ट उसको भी मे के साथ जेन्युइन मानेगी। और 101 में है कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड, असल डॉक्यूमेंट नहीं है मगर असल की हस्बे ज़ाब्ता सर्टिफाइड कॉपी है, ये 30 साल पुरानी है, तो कोर्ट इसको भी क्या करेगी, इसको भी, इसके मंदरजात को जेन्युइन मान लेगी, इसको भी प्रिज्यूम कर लेगी। तो आपने क्या देखा कि हमारे पास 90 से लेकर 101 में क्या कहा गया कि कोर्ट, मैंने आपको जो बता दिया, पीछे रिमाइंड करके देख रहे ना कि कहाँ से कहाँ तक मैंने शेल का लफ्ज़ का कि शेल ज़रूर प्रिज्यूम करेगी कि ये जेन्युइन है, और कहाँ से कहाँ तक 101 तक क्या कहा कि कहाँ पे मे के साथ प्रिज्यूम करेगी, यानी सब में 90 से 101 तक कोर्ट उनको जेन्युइन मानती है। कहीं पे शेल के साथ मानेगी कि ज़रूर मानेगी, कहीं पे मे के साथ कि हाँ ये इसको प्रिज्यूम कर लेगी। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 6 शुरू हो गया, ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कि हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, के हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे, ओरल नहीं देंगे। 102 के अंदर ये कहा गया कि एविडेंस ऑफ टर्म ऑफ कंट्रैक्ट ग्रांट एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई ग्रांट हो, चार्टर हो, कोई प्रॉपर्टी का लेन देन हो और वो सब का सब अगर तहरीर के ज़रिए किया गया है तो हम उसका सबूत तहरीर के ज़रिए ही देंगे। यानी क्या कहा गया कि अगर तहरीरी मवाद से कोई चीज़ साबित है तो उसको साबित झुटलाने के लिए तहरीरी मवाद ही देंगे, ज़बानी नहीं दिया जा सकता। आगे है कि इस तहरीर को साबित करना ज़रूरी नहीं जिसके तहत वो मुकर्रर हुआ था। यानी सिंपल वर्डिंग के अंदर यहाँ पे ये कहा गया
कि अगर कोई चीज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ज़रिए से लिखी जाती, मिसाल के तौर पर ज़मीनों के जितने लेन देन होते हैं, कागजात जितने रिटर्न होते हैं, वो तमाम मामला जो रिटर्न कैटेगरी के अंदर आते हैं उसको साबित करना या उसको झुटलाना हम रिटर्न के ज़रिए करेंगे, ओरल के ज़रिए नहीं करेंगे। अब है हमारे पास यहाँ पर कि एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, वो ज़बानी गवाही जो तहरीर के ख़िलाफ़ हो कबूल नहीं होगी। यानी यहाँ पे एक बात की गई कि ज़बानी गवाही, पिछले में क्या कहा गया कि ज़बानी गवाही कहाँ पर नहीं ली जाएगी, जब तहरीरी तौर के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, वो तमाम डॉक्यूमेंट जिनका तहरीरी हालत में लिखना ज़रूरी हो, तो वहाँ पर हम ज़बानी गवाही नहीं लेंगे। 103 में कहा गया कि वहाँ पर भी ज़बानी गवाही नहीं लेंगे कि अगर वो गवाही तहरीरी बयान को ख़राब करती हो, उसको झुटलाती हो, उसके ख़िलाफ़ जाती हो, 103 के तहत वो गवाही भी हम ज़बानी नहीं लेंगे। अब यहाँ पे प्रोविज़न्स हैं कुछ, वो यहाँ पे ये कहा कि हर वो वाक़या साबित किया जा सकता है कि जो दस्तावेज़ को बातिल ठहराए। यहाँ पे एक प्रोविज़न दी कि वो वाक़या जो दस्तावेज़ को बातिल ठहराए, उसको गलत ठहराए, उसके मुतालिक हम गवाही ले सकते हैं, उसको साबित कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट तो शख्स पेश कर रहा है, मैं अपना डॉक्यूमेंट तो पेश कर रहा हूँ, मगर दूसरा एक शख्स क्या कह रहा है कि जी मैं साबित कर सकता हूँ, मैं ज़बानी कहता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ ये जो डॉक्यूमेंट है इसने फ्रॉड के ज़रिए बनवाए हैं और इसने किसी और से बनवाए हैं, तो वो वाला जो है उसकी गवाही ले सकते हैं हम। उसके बाद क्या कहा कि जिनके मुतालिक दस्तावेज़ खामोश हों और वो मामला दस्तावेज़ के मुखालिफ नहीं, वहाँ पर भी हम ज़बानी गवाही ले सकते हैं। तो देखो, ज़बानी गवाही पहले कहाँ हम नहीं लेंगे, कबूल नहीं होगी अगर तो वो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के ख़िलाफ़ जाती हो, हम उसके कबूल नहीं करेंगे। मगर आगे प्रोविज़न में ये कहा गया कि हाँ, अगर वो डॉक्यूमेंट को ही झूठा करार दे रही हो कोई ज़बानी गवाही, तब हम उसको ले सकते हैं। दूसरा ये कि जब ज़बानी गवाही तब हम ले सकते हैं कि जब डॉक्यूमेंट किसी मामले में खामोश हो जाए, उस मामले को बोल ही ना रहा हो और वो मामला बहुत ज़रूरी हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मगर डॉक्यूमेंट उसको ना बता रहा हो, मगर कोई बंदा ऐसा जो कहता है मैं ज़बानी तौर पर आपको ये बात वाज़ेह कर सकता हूँ, वह हम उसकी क्या करेंगे, ज़बानी गवाही ले लेंगे। फिर ये कि अगर कोई शराइत ज़ुबानी दस्तावेज़ पर आयद की गई थी, उन्हें साबित किया जा सकता है कि अगर हम वहाँ पे भी ज़बानी गवाही लेके दे सकते हैं कि जहाँ के ऊपर एक बंदे ने ये कहा कि ये दस्तावेज़ जो ये डॉक्यूमेंट लिखे गए, एग्रीमेंट लिखा गया, इस पर कुछ ज़बानी भी कोई बातें शर्त लागू थी। मिसाल के तौर पर मैंने एक बंदे के साथ जो है वो एग्रीमेंट किया कि मैं अपना प्लाट तुम्हें ये दे रहा हूँ, हमारा एग्रीमेंट हो गया, मगर मैंने ये कहा अगर मेरा दोस्त कराची से वापस आता है और वो मुझे इजाज़त देता है तब हमारा लागू होगा, वरना नहीं। हम अभी इसको एग्रीमेंट कर लेते हैं, मगर वो शर्त क्या रख दी मैंने वो, तो इसके मुतालिक ज़बानी गवाही ली जा सकती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में इसका हवाला नहीं है, तो हम इसको ज़बानी गवाही ले सकते हैं इसके मुतालिक। आगे है हमारे पास, अगर कानून तलब ना करे तब ज़बानी बाद में आने वाली एग्रीमेंट को साबित कर सकते हैं। यानी सिंपल वर्डिंग के अंदर वो रस्म रिवाज जो मुआहदे में दर्ज ना हो, वो रस्म रिवाज जो मुआहदे के अंदर दर्ज ना हो, मगर उन रस्म रिवाज का उस मुआहदे से कोई ताल्लुक हो, मगर मुआहदे में वो दर्ज ना हो, एग्रीमेंट में दर्ज ना हो, उसको भी हम ज़बानी के ज़रिए उसकी गवाही ली जा सकती है। अब यहाँ पर ये है 104, 103 हो गया, 104 ये कहता है कि अगर एक ज़ुबान, ठीक है, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, बड़ा अहम 104, उसमें यह कहा गया कि अगर कोई एग्रीमेंट की लैंग्वेज साफ हो, उसको पढ़ने से फौरी समझ आ रहा हो उसका मकसद क्या है, तो हम उसकी अब उसमें से दूसरे मतलब ढूंढना नहीं शुरू कर देंगे, जो मतलब एग्रीमेंट में लिखा है उसका मतलब वो ही लेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने लिखा भावलपुर के अंदर मॉडल टाउन बी के अंदर मकान नंबर 530 बी जो है ये मैं बेच रहा हूँ, तो अब उसका मकसद ये नहीं कि नहीं जी इसका मकसद कुछ और लेंगे, 530 का मकसद कुछ और बन जाता है फला, नहीं, जो एग्रीमेंट में लिखा ज़ुबान अगर वाज़ेह है तो हम उसका मतलब वो ही लेंगे। इसमें ये कहा गया 105 में ये कहा गया कि अगर ज़ुबान का मतलब वाज़ेह नहीं, तब हम क्या करेंगे, फिर उसके मुतालिक हम वजाहत ले सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये कहता हूं कि मेरा भावलपुर में घर है, मैं आपको बेच दूंगा,
अब वो बंदा जिस टाइम जाता है, जब एग्रीमेंट हमारा हो चुका कि भावलपुर में आपका घर भेज दूंगा, जब वो घर जाता है तो मेरा घर जो है वो नूरपुर नौरंगे में है, जो भावलपुर के अंदर तो आता है मगर भावलपुर से के शहर से बहुत दूर है। तो फिर अब उसकी ज़ुबानी शहादत या उसके मुतालिक हम वजाहत ले सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हाँ आप इसकी बताएं लैंग्वेज के मुतालिक इसका मतलब क्या है। तुम तो कहते थे भावलपुर में है, तो मैं अपनी वजाहत दे सकता हूँ कि अगर एग्रीमेंट के अंदर ज़ुबान तो साफ़ कह रही हो मगर उसका मतलब साफ़ ना हो, ज़ुबान साफ़ हो मतलब साफ़ ना हो, तो हम उसकी वजाहत ले सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया कि ऐसी ज़ुबान या अबारत का इतलाक़ कि जिसका इतलाक़ सिर्फ एक पे हो सकता है, यानी यहाँ पे कहा गया, आपसे इसमें लॉ गेट में पूछ सकता है कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे अंदर अस्तबल में जो घोड़ा सफ़ेद है ना, वो मैं आपको बेच रहा हूँ, वो आप मुझे 1 लाख का मैं उसको बेचना चाह रहा हूँ। और मेरा जो बंदा है वो कहता ठीक है जी मैं लेता हूँ। वो अंदर जाके गया तो वहाँ 4 घोड़े सफ़ेद खड़े हैं। तो अब क्योंकि उन चारों के ऊपर मेरा सौदा लागू नहीं होता, इतलाक़ नहीं होता ज़ुबान का, तो अब मैं उसको वजाहत करूँगा, भाई मैं घोड़ा नंबर जो 2 खड़ा हुआ है ना ये बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं उस घोड़े की वजाहत दे सकता हूँ। उसके अंदर ये अगला है 107। 107 में ये कहा गया कि जब ज़ुबान 2 मजमुआ वाक़यात में से किसी एक पे इतलाक़ हो, हम उस ज़ुबान को भी वजाहत उसकी करेंगे, ज़ुबानी। अब यानी क्या करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ज़ुबानी वजाहत हम किसकी करना चाहेंगे, ये हम देख रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये कहा गया, मैं आपसे लॉ गेट में पूछेगा मेरा एक घर है X, वो है Y के पास, ठीक, और मैं ये कहता हूँ मैं अपना घर X बेचना चाह रहा हूँ, वो Y के पास है। वो बंदा जिस टाइम Y के पास पहुँचता है वो कहता है मेरे पास X घर नहीं है, मेरे पास तो Z घर है। तो अब वो मुझसे वजाहत करेगा, भाई तुमने क्या कहा था, X वाला घर Y के पास कहा था या Z वाला घर Y के पास कहा था, मुझसे उसकी वजाहत मांग सकता है। हम इसमें सारा क्या पढ़ रहे हैं कि हम वजाहत दे सकते हैं किसी ज़ुबानी तौर के ऊपर, किसी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के हिसाब से। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं 102 से लेकर 110 तक, 102 से 110 तक हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर कोई कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की तहरीर है, उसके मुतालिक हम ज़ुबानी वजाहत कब दे सकते हैं, कब नहीं दे सकते। तो देखो हमने कहाँ उसकी ज़ुबानी वजाहत दी, जहाँ पे ज़रूरी पड़ी, जहाँ पे अगर मिसाल के तौर के ऊपर मैंने ये कहा मेरे अंदर 4 घोड़े खड़े हैं, अब चारों के चारों सफ़ेद हैं, अब मुझे ज़ुबानी ज़रूरत पड़ रही है कि मैं कौन सा बताऊँ क्या, तो ये क्या बता रहा है 102 से 110 तक ये बता रहा है कहाँ पर हम ज़ुबानी तहरीरी अगर मामला है तो उसकी ज़बानी गवाही ले लेंगे, ज़बानी गवाही की ज़रूरत पड़ेगी और कहाँ पे नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये हम देखना चाह रहे हैं इसमें। एक तो 107 हमने देख लिया। अब है 108, एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलेजिबल करैक्टर, जो हरूफ पढ़े ना जा सकते हो, मुखफ़फ़ हों, या जो टर्मिनोलॉजी हो, उनकी भी हम वजाहत मांग सकते हैं। देखो ऐसा एग्रीमेंट जो कि एक ऐसी वर्डिंग में लिखा है, टर्मिनोलॉजी में लिखा है, तो हम उसकी ज़ुबानी उसकी वजाहत ले सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। हम 102 से 110 तक ये पढ़ रहे हैं कि कोई ऐसा एग्रीमेंट जो है तो एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट की हम क्या ज़ुबानी वजाहत ले सकते हैं, कहाँ ले सकते कहाँ नहीं ले सकते, ये पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर कोई चीज़ टर्मिनोलॉजी में लिखी है, मैं ये कहता हूँ मैंने बैक्टीरिया की जो है वो कल्चरिंग की है, तो वो मैं कल्चरिंग बेचना चाहता हूँ। अब वो बंदा ये पूछे कल्चरिंग होती क्या है। कल्चर तो वैसे तो कहते हैं सकाफत को, सकाफती को, अपने बैक्टीरिया की क्या सकाफती की, तो कल्चर का मतलब क्या है, मैंने उसको एक अलग तरीके से ट्रेट बना के उसको जो है वो मैंने उसकी एक अलग ट्रेटिंग की हुई है, ठीक है। ये उसको मैं बताऊंगा मैंने ये बैक्टीरिया लिए, मैंने इनके साथ क्या तजर्बा किया और मैंने उसके क्या एक अलग नमूना इसका तैयार किया, इसको मैं क्या कहता हूँ, ये मैंने कल्चरिंग तैयार की उसकी। 109 क्या कहता है कि हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेरिंग टर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, कि जो डॉक्यूमेंट की टर्म को तब्दील कर दे। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने एग्रीमेंट में लिखा कि हाँ मैंने एक दोस्त से एग्रीमेंट किया कि तुम्हारा मेरा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ये है कि तुम अपना ये जो मोबाइल है ये तुम मुझे बेचोगे और मैं तुम्हें इसके मुतालिक इसके पैसे तुम्हें दे दूंगा, जब तुम मेरे मोबाइल अपना मेरे पास भेजोगे मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। हमने एग्रीमेंट में लिख लिया। जाते जाते मैंने ये कहा कि यार मेरे पास पैसे क्या पता अगर ना हो तो तुम इस तरह कर सकते हो कि तुम मुझे जो मोबाइल भेज दो
और मैं 3 महीने के अंदर अंदर किसी भी टाइम तुम्हें पैसे दे दूंगा। देखो इस 3 महीने का जिक्र एग्रीमेंट में नहीं आया, तो आपसे लॉ गेट में पूछ सकता है कि अगर कोई एक ऐसा एग्रीमेंट होता है कि जिसके अंदर मुद्दत का जिक्र ना दिया हो, कोई टर्म का जिक्र ना दिया हो, तो क्या हम उसकी वजाहत ज़ुबानी मांग सकते हैं? हाँ। तो मेरा कोई दूसरा दोस्त आके गवाही दे सकता है कि जी मैं गवाह हूँ, एग्रीमेंट में इन्होंने ये कहा था तुम जैसे मुझे मोबाइल दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मगर एग्रीमेंट के बाद उसने ये कहा था ये मेरे पास अगर पैसे ना हुए तो उस दोस्त ने ये कहा था ठीक है तुम 3 महीने के अंदर मुझे दे सकते हो। तो यदि वो चीज़ें जिनका एग्रीमेंट में जिक्र नहीं है, एग्रीमेंट खामोश है, तो उन मामलात के अंदर हम जो गवाहियाँ ले रहे हैं हम उसको देख रहे हैं। मैं बार बार आपको क्यों वजाहत कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है इस वाले 102 से 110 के दरमियान उलझ जाते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के मुताबिक हम कोई ज़बानी गवाही, ज़बानी कोई वजाहत, ज़बानी कोई शहादत ले सकते हैं। कहाँ ले सकते, कहाँ नहीं ले सकते, किस हद तक ले सकते, किस हद तक नहीं ले सकते, वो जो ज़बानी वजाहत होगी। 110 है, किस 110 ये कहता है कि ये जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक, ये सारा का सारा जो हमने जो इस्तशना पढ़ी है अहकामात की, ये कानून वरासत को मुतासर नहीं करेंगे। 110 ये कहता है कि जो कानून वरासत है, सक्सेशन एक्ट 1925 को मुतासर नहीं करेंगे। तो आज हमने 110 तक देखा। इसकी एक वीडियो और मैं इसी के अंदर इसको कोशिश करना चाह रहा था, मगर अब रह गए 15 मिनट। उस 15 मिनट के अंदर अब मैं 110 से लेकर 166 तक का करवाता हूँ, और वो सारी बहुत अहम है। अगर वो करवाता हूँ इसी वीडियो के अंदर, जल्दी जल्दी करवाता हूँ, ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो कोशिश तो हमारी यही है कि हम आपको एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन दें, मगर भाई ये लॉ गेट है, हमने खेलना नहीं अपने मुस्तकबिल के साथ। 5 चांस हैं, ज़ाया नहीं करने। एक वीडियो ज़्यादा भी देख लेंगे, 2 वीडियो ज़्यादा देख लेंगे तो कुछ ऐसा नहीं होगा। तो अपने जहन को ये बनाकर देखें, मैं जितना देख रहा हूँ क्या मुझे उतना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक, अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो हमारा नंबर है 0343 551309, 0343 551309। इस पे मैसेज करके आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। इसका व्हाट्सअप भी बना हुआ है, उसको व्हाट्सअप पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको हम फ्री सहूलत दें उन स्टूडेंट को कि जो लॉ कर रहे हैं, जो वकालत कर रहे हैं, क्योंकि वकालत की फ़ीसें इतनी महंगी हैं, किताबें इतनी महंगी हैं, और एक बंदे की ज़िंदगी उस पर निसार प्रोफेशनल डिग्री है। तो कोशिश यही करते हैं आपको टू दी पॉइंट पढ़ाएं। हमने लॉ गेट को बड़ी डिटेल में लेके जाना था, मगर फिर हमने देखा नहीं, लॉ गेट को डिटेल में लेके जाते हैं, अब पीछे दिन कुछ नहीं रहे। तो अब आपको टू दी पॉइंट पढ़ना। LLB को आप जो पढ़ेंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि LLB के क्या है। आप उसके पिछले हमारे LLB के जो लेक्चर रिकॉर्डेड है उसको देखें। हमने LLB को बहुत डिटेल में पढ़ना है। लॉ गेट को उतनी डिटेल में तो ज़रूर पढ़ेंगे कि जिसकी वजह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप पास हो जाएं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है, आप पहली अटेम्प्ट के अंदर क्लियर हो जाएं। हम आपको सिंपल वर्डिंग में पढ़ा रहे हैं, तो एक इसकी वीडियो लास्ट जो है वो कल इंशाल्लाह हो जाएगी। दुआ में याद रखना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज़।